हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे सोलो लेवलिंग मानवा सीजन 3 के एपिसोड नंबर 3 को। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि जिना के स्कूल में डंजन ब्रेक हो जाता है और ग्रीन ऑर्क्स स्कूल पे अटैक कर देते हैं, लेकिन जिनवू एंड टाइम पर आकर अपनी बहन जिना को बचा लेता है और उन सब ऑर्क्स को बुरी तरह से खत्म कर देता है। दूसरी तरफ बेरू जिनवू की जगह डंजन रेड कर रहा था। उसके सामने डंजन बॉस आर्क लिच आता है, जिसे बेरू एक जोरदार पंच मारता है और उसका दिल बाहर निकालकर उसे तोड़ देता है, जिससे आर्क लिच मारा जाता है और उसकी अनडेड सेना भी बेजान होके गिर जाती है। अपनी जीत पर बेरू जोर से दहाड़ता है और नाइट गिल्ड के लोग ये देख हैरान थे। उन्हें लगा नहीं था कि बेरू आर्क लिच को एक मुक्के में ही मार देगा। अगर इस तरह का सिपाही जिनवू के पास है तो उसे खुद किसी डंजन में जाने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने शैडो सोल्जर्स भेजकर ही सारे डंजन क्लियर कर सकता है। उसके आधे सोल्जर्स भी एक पूरी गिल्ड के जितने पावरफुल होंगे। जोंगसू का चेला बोलता है कि हमें जिनवू की गिल्ड को खरीदकर अपनी गिल्ड में मिला लेना चाहिए। जोंगसू बोलता है कि नहीं, लेकिन हम दोनों गिल्ड्स को आपस में दोस्ती कर लेनी चाहिए, जिससे हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। युनटाई पूछता है कि हम जिनवू की क्या ही हेल्प कर पाएंगे, तो जोंगसू कहता है कि जिनवू की गिल्ड में अभी सिर्फ 2 ही लोग हैं और रूल्स के मुताबिक किसी भी डंजन में जाने के लिए टीम में कम से कम 10 लोग होने चाहिए और ये नियम सब पर ही लागू होता है। तो हम उसे हंटर्स देंगे और वो हमारे लिए डंजन्स क्लियर करेगा। इसमें हम दोनों का ही फायदा है। इसके बाद हम स्कूल के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कई स्टूडेंट्स मारे गए थे और पेरेंट्स अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे। वहीं जिनवू गोगन ही के साथ उनकी कार में बैठा होता है। वो बताते हैं कि 213 स्टूडेंट्स जो पहले ही भाग निकले थे वो सब सेफ हैं। इसके अलावा इन्हें 10 और स्टूडेंट्स मिले हैं और बाकी सारे स्टूडेंट्स मारे गए। गन ही फिर जिनवू को एक ग्राफ दिखाते हैं कि टाइम के साथ साथ गेट्स खुलने का नंबर बढ़ता ही जा रहा है। पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा था, लेकिन गेट्स के साथ साथ ज्यादा लोग अवेकन भी हो रहे थे, यानी कि गेट्स और हंटर्स दोनों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी, जैसे कि दुनिया किसी तरह का बैलेंस मेंटेन कर रही हो। जिनवू मन में सोचता है कि कुछ तो बदल रहा है। जिनवू अब गन ही से पूछता है कि आपको मुझसे क्या बात करनी थी। गन ही कहता है कि जापान, अमेरिका, चाइना, रशिया और भी ढेर सारे देश हैं जो जिनवू से मिलना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि वो लोग जिनवू को अपने देश का हंटर बनाना चाहते हैं और हंटर एसोसिएशन के पास कोई हक नहीं है जिनवू को ये बताने का कि उसे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं। तुम उनसे मिलना चाहते हो या नहीं, ये तुम्हारा फैसला है, लेकिन अगर तुम कोरिया छोड़कर चले गए तो हमारे देश को बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। इसके बाद ये हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जिना को एडमिट किया गया था। गन ही अब जिनवू से बोलता है कि अगर तुम इसी देश में रहते हो तो मेरे बस में जो होगा वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। यानी वो नहीं चाहते कि जिनवू इस कंट्री को छोड़कर जाए। हमारे देश में तुम्हें मिलाकर 10 एस रैंक हंटर्स हैं, लेकिन 3 को हम खो चुके हैं। 2 बीस्ट के हाथों मारे गए और एक हमें छोड़कर अमेरिका चला गया। हम ऐसे ही हंटर्स को जाने नहीं दे सकते, इसीलिए अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताओ। जिनवू अब कुछ सोचने के बाद बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं चाहता हूँ कि मैं किसी भी डंजन में बिना टीम के अकेले एंटर कर पाऊँ। क्या आप ऐसा करवा सकते हैं? गन ही बोलता है कि तुम मिनिमम कैपेसिटी वाला कानून हटवाने का बोल रहे हो। जिनवू कहता है कि हाँ। गन ही कहता है कि वो कानून हंटर्स की सेफ्टी के लिए ही बनाया गया था, ताकि वो खतरनाक डंजन्स में अकेले जाकर खुद को मरवा न ले। और अब गन ही को समझ आता है कि जिनवू ने अपनी खुद की गिल्ड इसीलिए बनाई है ताकि वो अकेले ही डंजन्स में जा सके और उसे पूछने वाला कोई ना हो। जिनवू पूछता है कि आप ये कर सकते हैं या नहीं। गन ही बोलता है कि ये काम नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है, पर तुम सब मुझ पे छोड़ दो। अब जिनवू को अपने देश में रखना है तो उसकी ये डिमांड तो पूरी करनी ही होगी। खैर, इसके बाद हम सुयून को देखते हैं, जो कि वैसे तो ए रैंक है, लेकिन वो हंटर वाले काम नहीं करती, बल्कि वो एक जानी मानी एक्ट्रेस है और ये जिन्हो की कजिन भी है। इन्हें अपनी गिल्ड खोलने के लिए 3 मेंबर्स की जरूरत है, लेकिन जिनवू चाहता है कि तीसरा मेंबर कोई ऐसा हो जिसे हंटिंग करने का कोई इंटरेस्ट नहीं हो, क्योंकि हंटिंग वाला सारा काम तो जिनवू अकेला ही करेगा। इसीलिए उसने चाहिन को अपनी गिल्ड में लेने से मना कर दिया था। तो जिन्हो सुयून को कॉल करके उससे पूछता है कि तुम हमारी गिल्ड ज्वाइन करोगी क्या, और तुम्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। सोयून बोलती है कि ऐसी भी कोई गिल्ड होती है क्या? जरूर कोई जिन्हो को लल्लू बना रहा होगा। जिन्हो कहता है कि तुम गिल्ड मास्टर का
का नाम सुनोगी तो चौंक जाओगी, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि जिनवू है। सुयुन अब सीधा इनसे मिलने आ जाती है और वो जिनवू को देखकर काफी हैरान थी, क्योंकि जिनवू भी अब किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। जिनवू अब सुयुन से कहता है कि जिन्होंने तुम्हें सब कुछ बता ही दिया होगा कि तुम सिर्फ नाम के लिए हमारी गिल्ड ज्वाइन करोगी, तुम्हें किसी डंजन रेड में नहीं जाना है और हमारी गिल्ड ज्वाइन करने से तुम्हारा नाम भी खराब हो सकता है, तो तुम इसके लिए तैयार हो? सुयुन कहती है कि हाँ वो तैयार है, ये जिनसुंग की गिल्ड में जाने से तो अच्छा ही है। जिन्हो बताता है कि जिनसुंग मेरा बड़ा भाई है जो बहुत बुरा और खड़ूस है। इसके बाद सुयुन कहती है कि उसे जिनवू के साथ एक सेल्फी लेनी है जिसे वो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सके। जिनवू इसके लिए मान जाता है और सुयुन सेल्फी लेकर अपने सोशल मीडिया पर डाल देती है और कैप्शन में लिखती है कि आज इन गिल्ड में पहला दिन, और इनकी ये फोटो चाहीन देख लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है कि जिनवू ने उसे गिल्ड में लेने से मना कर दिया लेकिन इस लड़की को ले लिया, कहीं ये उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है। खैर दूसरी तरफ हम गनही को देखते हैं जिसने हंटर एसोसिएशन से रिक्वेस्ट की थी कि वो मिनिमम कैपेसिटी वाला कानून हटा दे या तो जिनवू के शैडो सोल्जर्स की भी मेंबर्स में गिनती करे, जो सुन उसके सीनियर्स काफी भड़क जाते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जिनवू की गिल्ड बनते ही तुमने ये नया कानून लाने को बोला है, मतलब कि तुम जिनवू के कहने पर ये कर रहे हो। हंटर एसोसिएशन सभी हंटर्स का भला चाहता है, ना कि सिर्फ जिनवू का। गनही कहता है कि आप बिल्कुल सही हैं, ये सब मैं जिनवू के कहने पर कर रहा हूँ, पर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। मान लो आपके पास दो टीम्स हैं, एक टीम में 20 ए रैंक हंटर्स होंगे और दूसरी टीम में सिर्फ जिनवू अकेला होगा। अगर आपको डंजन ब्रेक के समय किसी एक टीम को भेजना हुआ तो आप कौन सी टीम को भेजेंगे? इस सवाल पर सब चुप हो जाते हैं क्योंकि सबको पता है कि जिनवू अकेला ही बहुत पावरफुल है। गनही आगे कहता है कि सेनेटर जून, मैंने सुना है आपने नया अपार्टमेंट लिया है हंटर्स गिल्ड की बिल्डिंग के पास, लेकिन आपने उस एरिया में ही घर क्यों लिया जबकि वहाँ तो काफी महंगे घर मिलते हैं? अपनी सेफ्टी के लिए, है ना? वैसे ही देश के सभी लोगों को भी तो सेफ्टी का हक है। जितने लोगों के पास पैसा है वो भी किसी सेफ जगह ही जाना चाहेंगे। दुनिया भर के गिल्ड्स मरे जा रहे हैं जिनवू को अपने यहाँ भर्ती करने के लिए। अगर हम उसकी ये डिमांड भी पूरी नहीं कर सकते तो आपको क्या लगता है वो इस देश में रहेगा? क्या आप चाहते हैं कि हम एक ही गलती फिर से दोहराएं? आपको याद है ना कि डोंगसू भी ऐसे ही हमें छोड़कर अमेरिका चला गया था। अगर ये कानून आपको इतनी बुरी बात लग रही है तो जरा सोचो कि तब आपकी जान कौन बचाएगा जब हमारे देश में अगला एस रैंक का गेट खुलेगा। अब हंटर एसोसिएशन जिनवू की डिमांड पूरी कर देता है, यानी कि जिनवू अकेले भी डंजन रेड्स पर जा सकता है। इसके बाद हम जिनवू और जिन्हो को देखते हैं जो कि अपनी नई गिल्ड की पहली रेड पर जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर ढेर सारे प्रेस वाले लोग आ जाते हैं जो जिनवू की फोटो खींचने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि आप आजिन गिल्ड की पहली रेड पर जा रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है? आपने गिल्ड का नाम आजिन क्यों रखा? आपका सुयून से क्या रिश्ता है? क्या वो आपकी बंदी है? जिनवू अब जिनचुल से पूछता है कि तुमने मेरी पर्सनल बातें इन्हें बता दी क्या? मैंने कहा था सब कुछ प्राइवेट रखने के लिए। जिनचुल कहता है कि हमने इन्हें कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, सोशल मीडिया पर तुम्हारी फोटो से इन्हें ये सब पता चला है। अब जिनवू कहता है कि अच्छा, फोटो के बारे में तो मैं भूल ही गया था। जिन्हो अब जिनवू से पूछता है कि खुदाई करने के लिए मजदूर भाइयों को बुलाऊं क्या? जिस पर जिनवू कहता है कि टेंशन मत लो, सारा काम शैडो सोल्जर्स कर लेंगे। जिनचुल इन सोल्जर्स का माना चेक करता है और देखता है कि ये सभी सोल्जर्स तो बी रैंक या उससे ऊपर के थे। इस तरह की टीम को तो आराम से ए रैंक डंजन का एंट्री परमिट मिल जाएगा। जिनचुल कहता है कि तुम जा सकते हो, लेकिन चेयरमैन ने मुझे ऑर्डर दिए हैं कि मैं इस रेड को करीब से देखूं ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि ये अच्छा आइडिया था कि नहीं। और जिनचुल पहली बार अपना सूट उतारता है और हम उसे आर्मर में देखते हैं। जिनचुल पूछता है कि मेरे चलने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जिनवू कहता है कि प्रॉब्लम तो आपको होगी। इसके बाद ये गेट के अंदर जाते हैं और अंदर जिनचुल की हालत खराब होने लगती है क्योंकि जिनवू की शैडो आर्मी बहुत बेरहमी से मॉन्स्टर्स को मार रही थी। वो सोचता है कि ये मॉन्स्टर्स तो जिनवू की शैडो आर्मी के सामने कुछ भी नहीं है क्योंकि शैडो सोल्जर्स तो फिर से रीजनरेट हो जाते हैं। खासकर वो इग्रिस तो बहुत ही पावरफुल है। ऊंची रैंक के जादूगर ही बिजली वाला मैजिक कर सकते हैं, लेकिन इसकी तो तलवार घुमाने से ही बिजली चमकती है। हम देखते हैं कि इग्रिस तो अकेले ही कई मॉन्स्टर्स को मार रहा था। जिनचुल सोचता है कि क्या ये ए रैंक है? नहीं, ये तो उससे भी ऊपर है। अगर मेरी इससे लड़ाई हो जाए तो क्या मैं जीत पाऊंगा? वहीं जो एंट सोल्जर्स हैं वो तो मॉन्स्टर्स की लाश को भी खाने लगते हैं। जिनवू एक एंट को लात मारते हुए कहता है कि अरे उन्हें खाना बंद करो, तुम्हें पता है ये कितने कीमती हैं और तुम लोग जल्दी जल्दी माना क्रिस्टल की खुदाई करो। जिनचुल मन में सोचता है कि ये अकेला ही ए रैंक का डंजन क्लियर कर सकता है, साथ ही डेड बॉडीज और माना क्रिस्टल्स भी कलेक्ट कर सकता है। ये तो अकेला ही एक पूरी स्ट्राइक टीम के बराबर है। अब मैं समझा कि चेयरमैन ने मुझे ये रेड ऑब्जर्व करने क्यों भेजा था। इसके बाद इनके सामने डंजन बॉस नाग
धागा आ जाता है जो बहुत बड़ा था। जिन्वू शैडो सोल्जर्स से कहता है कि अपना काम करते रहो, क्योंकि जिन्वू इसे खुद मारना चाहता था। अगर वो हमेशा अपने शैडो सोल्जर्स के भरोसे बैठा रहा तो उसकी खुद की धार कम हो जाएगी। जिन्वू अब भागकर डंजन बॉस की तरफ जाता है और एक ही झटके में उसके सिर को काट कर डंजन बॉस को हरा देता है। अब इससे जिन्वू का लेवल अप होकर 101 हो जाता है। साथ में उसकी ढेर सारी स्किल्स भी लेवल अप हो जाती है और टेलीपोर्ट वाली जो स्किल थी उसका कूल डाउन भी 3 घंटे से 2 घंटे हो जाता है। जिन्वू सोचता है कि अगर ऐसे ही कूल डाउन कम होता रहा तो जिन्वू दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी जा सकता है और उसे अपनी मॉम और सिस्टर की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। जिन्वू अब डंजन बॉस की लाश के सामने जाता है और बोलता है अराइज, और ये भी अब जिन्वू की शैडो आर्मी का हिस्सा बन जाता है। पर साइज में ये पहले से काफी छोटा हो गया है, लेकिन फिर भी इसमें काफी सारा माना था, यानी ये टस्क जितना पावरफुल है और हो सकता है कि ये जादू का यूज करके अपना साइज बढ़ाता हो, ठीक जैसा टस्क करता है, और यही इसका ओरिजिनल साइज है। अब सिस्टम इस नए सोल्जर का नाम रखने को बोलता है तो जिन्वू इसका नाम जिमा रख देता है। अब क्योंकि डंजन बॉस मर गया तो डंजन टूटने लगता है और जिन्वू सबको बाहर चलने को बोलता है। बाहर लोग देखते हैं कि टस्क डंजन बॉस की लाश उठा के लाया था और वो लोग उसी के धड़ाधड़ फोटो खींचने लगते हैं और टस्क भी शर्मा के उन्हें पोज देता है। अब तो यहाँ पर और भी रिपोर्टर्स आ गए थे। सबको जिन्वू की पहली रेड देखने में इंटरेस्ट था। वहीं अंदर वो सब देखकर तो जिनचुल की हालत खराब हो गई थी। वो सब कुछ गनही को जाके बता देता है कि मैंने जो देखा वो रेड नहीं थी, बल्कि वो तो एक तरफा तबाही थी। गनही अब कहता है कि ठीक है, तुम बहुत थक गए हो, जाके आराम करो। गनही अब मन में सोचता है कि जिन्वू ने ए रैंक डंजन अकेले क्लियर कर दिया, साथ में मॉन्स्टर की लाशें और माना क्रिस्टल भी बाहर लेके आया। वो अकेला एक स्ट्राइक टीम नहीं बल्कि पूरी गिल्ड के बराबर है। उसे वन मैन गिल्ड कहना गलत नहीं होगा। इसके बाद हम जापान के टोक्यो शहर को देखते हैं, जिसके आसमान में एक विशालकाय गेट खुला था जो कि एक एस रैंक का गेट है। इसके बाद एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें जापान की सभी बड़ी गिल्ड्स के मास्टर आए हुए थे। ये लोग सोर्ड यानी ब्लेड गिल्ड को भी देखते हैं, जिसका मास्टर एक समय पर गोतो हुआ करता था, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि वो जेजू आइलैंड मिशन में मारा गया और अब इस गिल्ड में सिर्फ 4 एस रैंक हंटर्स ही रह गए हैं और रीजी अब इस गिल्ड का मास्टर है। इनकी पीठ पीछे बाकी लोग बात करने लगते हैं कि इनके तो 7 एस रैंक्स जेजू आइलैंड मिशन में मारे गए ना, वैसे अच्छा ही हुआ। ये लोग काफी सारे एस रैंक को दबाए बैठे थे। इनकी गिल्ड का तो अब डाउनफॉल चल रहा है और अब हमारी गिल्ड जापान की सबसे बड़ी गिल्ड बन सकती है। अब ये चारों गुस्से से पीछे देखने लगते हैं तो वो लोग चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। होशिनो कहता है कि जरा इनकी हिम्मत तो देखो, पहले तो ये हमसे नजरें मिला के भी बात नहीं कर सकते थे और अब क्योंकि मिस्टर गोतो मर चुके हैं तो ये हमें ही सुना रहे हैं। कानाई कहती है कि फैंटम गिल्ड ने माउंटेन गिल्ड को खरीद लिया है, अब उनके पास भी 4 एस रैंक हंटर्स हैं, यानी हमारे जितने। रीजी बोलता है कि तो उससे क्या वो जापान की बेस्ट गिल्ड बन जाएंगे? अगर बाकी सब गिल्ड्स भी आपस में मिल जाएं तो भी हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब मीटिंग में जापान का प्राइम मिनिस्टर बहुत गुस्से में होता है क्योंकि इनके देश में एस रैंक का गेट खुल गया है और हंटर एसोसिएशन ने अब तक उसके लिए कोई प्लान नहीं बनाया है। यहाँ का हंटर एसोसिएशन चेयरमैन मात्सुमोतो कहता है कि एस रैंक के हंटर्स भी एस रैंक के डंजन क्लियर करने के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, उसके लिए नेशनल लेवल हंटर की जरूरत पड़ती है। अब एक आदमी बोलता है कि आपने देखा ना कि जेजू आइलैंड पर एस रैंक हंटर्स के साथ क्या हुआ था, तो अगर यहाँ डंजन ब्रेक हो गया तो तबाही मच जाएगी। दूसरा आदमी कहता है कि हम थॉमस आंद्रे को हायर कर लें क्या, जिस पर उसे बताया जाता है कि हमारे देश का इतना बजट नहीं है कि थॉमस आंद्रे को हायर कर सकें और हम दुनिया भर में हंटर्स की तलाश कर रहे हैं। लेकिन अचानक ही गेट्स खुलने की संख्या बढ़ गई है तो ज्यादातर हंटर्स अपनी अपनी कंट्री के गेट बंद करने में लगे हुए हैं और एस रैंक गेट का सुन के तो शायद ही कोई हंटर इनकी हेल्प करने आएगा। अब रीजी कहता है कि एक हंटर है जो इनकी मदद कर सकता है, इन्हें बस उसे तगड़ा पैसा देना होगा। उसका नाम है यूरी ऑरलॉफ, जो कि बैरियर बनाने में एक्सपर्ट है। इधर कोरिया में हम जिन्वू को देखते हैं जो सोच रहा था कि उसका लेवल अब 101 हो गया है। 100 लेवल होने पर उसे काटनन टेम्पल यानी उस डबल डंजन की चाबी मिली थी और पता नहीं कि 102 लेवल होने पर उसे क्या मिलेगा। वो अपनी ऑफिस की पार्किंग में जाता है और सोचता है कि पता नहीं जिन्हो क्या काम कर रहा होगा, लेकिन तभी वो अपने पास एक लड़की को नोटिस करता है जो और कोई नहीं बल्कि चाहीन थी। वो अपना मुंह छुपाकर यहाँ से भागने लगती है तो जिन्वू तुरंत उसके सामने जाके पूछता है कि तुम कहाँ भाग रही हो और तुम मेरे ऑफिस के पास क्या करने आई थी? चाहीन बोलती है कि अरे मेरी कार यहीं रह गई थी ना उस दिन, तो मैं उसे ही लेने आई थी। जिन्वू सोचता है कि
कि अरे हाँ, मैं इसे टेलीपोर्ट करके यहाँ से ले गया था, तो इसकी कार यहीं रह गई थी। चाहिन जिनवू से पूछती है कि तुम अभी फ्री हो क्या? जिनवू पूछता है कि क्यों, और चाहिन उससे बहुत सारे सवाल पूछना चाहती थी कि तुमने उस लड़की सुयून के साथ फोटो क्यों ली? क्या वो सच में तुम्हारे लिए काम करती है? तुमने मेरी जगह उसे क्यों हायर किया? मैं तो एस रैंक हूँ और वो बस ए रैंक। क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? लेकिन वो जिनवू से सिर्फ इतना ही कहती है कि ब्युंगू ने तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा है तुम्हारी पावर के बारे में। जिनवू अब ये सुनकर कहने लगता है कि चलो ऊपर चल के बात करते हैं। जिनवू अब उसे अपने ऑफिस में ले जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं था क्योंकि जिन्हो काम से बाहर गया हुआ था। चाहिन मन में सोचती है कि यानी हम दोनों यहाँ अकेले हैं। जिनवू पूछता है कि बताओ ब्युंगू ने मेरे लिए कौन सा मैसेज छोड़ा है? चाहिन बताती है कि उस दिन मैंने एक आवाज सुनी थी। प्लीज जिनवू से कहना कि अपने अंदर की शक्तियों से बच के रहे। जब मैं मर गया था तब किसी ने मुझे अंधेरे में से खींचा था। मैं होश में तो था लेकिन मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मैं उसका गुलाम बन गया हूँ और मुझे फिर से जिंदा सिर्फ उसकी गुलामी करने के लिए ही किया गया है। लेकिन डरावनी बात यह है कि मुझे उसकी गुलामी करने में खुशी हो रही थी। उसकी पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डरावनी है। तो दोस्तों, जब जिनवू ने ब्युंगू को शैडो सोल्जर बनाया था शायद वो तब की बात कर रहा होगा। खैर, आखिर में ब्युंगू ने बोला था कि उसे ये बात जरूर बताना। उसकी असली सेना है, लेकिन इसके बाद का कुछ बोले बिना ही वो गायब हो जाता है। ये सब सुन जिनवू बोलता है कि इसने जो बोला वो सच भी है या नहीं। खैर, मुझे पता करना होगा कि आखिर मेरी पावर का राज क्या है। अभी मेरे लिए यही जानना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम जिनवू और जिन्हो को एक डंजन के अंदर देखते हैं जहाँ वो तो मजे से खाना खा रहे थे और सारा काम उसके शैडो सोल्जर्स कर रहे थे। जिन्हो कहता है कि तुम तो घर पर रहकर भी डंजन क्लियर कर सकते हो। जिनवू बोलता है कि इससे मुझे पॉइंट्स कम मिलते हैं और इन एंड सोल्जर्स का भरोसा नहीं कि मेरे जाने के बाद ये क्या करेंगे। जिन्हो फिर पूछता है कि उसकी सिस्टर अब कैसी है, वो सदमे से बाहर आई कि नहीं। जिनवू बोलता है कि डॉक्टर ने बताया है कि उसे आराम की जरूरत है और मेरा एक भरोसेमंद सिपाही बेरू उसकी सुरक्षा कर रहा है। अब जिनवू सोचता है कि मुझे चेक करके देखना चाहिए कि वो कैसी है। जिनवू के पास एक स्किल है, शेयर्ड सेंस, जिससे वो अपनी शैडो सोल्जर्स की आंखों से देख सकता है। वो अब बेरू की आंखों में झांकने लगता है तो उसे पता चलता है कि जिना तो शांति से सो रही थी और बेरू टीवी पर राजा महाराजा वाले नाटक देख रहा था। अब जिनवू को पता चलता है कि बेरू ऐसी राजाओं वाली बातें क्यों करता है। वो फिर अपनी मदर को देखता है जो मार्केट में सब्जी लेने गई थी और वो उन सब लोगों को देखने लगता है जिनकी शैडो में उसने अपने सोल्जर्स छुपाए हुए थे, जैसे चोई और बेक जो हमेशा की तरह लड़ रहे थे। और इसके बाद वो चाहिन को देखता है, लेकिन वो तो नहा रही थी और उसे नहाते हुए देख जिनवू चिल्ला के आंखें खोल लेता है और मन में सोचता है कि यार मुझे उसे सॉरी कहना चाहिए, मैं किसी दिन उसे डिनर पर लेके जाऊंगा। अब जिन्हो जिनवू से बोलता है कि तुमने न्यूज सुनी कि नहीं, जापान में एक एस रैंक का गेट खुला है और अगर 3 दिन में उसे क्लियर नहीं किया गया तो वहाँ डंजन ब्रेक हो जाएगा। तो वो हेल्प के लिए दुनिया भर के हंटर्स को बुला रहे हैं। उन्होंने आपको कांटेक्ट नहीं किया? जिनवू कहता है कि मुझे भी कॉल आया था लेकिन मुझे कोई दूसरा जरूरी काम करना है। जिनवू काटनन टेम्पल में जाने की बात कर रहा था। आखिर सिस्टम ने खुद उसे इनविटेशन दिया है। पता नहीं वहाँ जिनवू को उसके जवाब मिलेंगे कि नहीं। आखिर ये सिस्टम है क्या, मुझे जल्दी ही सच पता चल जाएगा। दोस्तों, इस चाबी पर टाइमर लगा हुआ था और लगभग 1 दिन के बाद जिनवू इस चाबी का इस्तेमाल कर पाएगा और फिर वो उस डबल डंजन में जा सकता है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। इसके बाद हम यूरी ऑरलॉफ को देखते हैं जिसे रीजी हायर करने आया था। यूरी को दुनिया का बेस्ट सपोर्ट टाइप हंटर भी माना जाता है और ये बहुत ही घमंडी और नशेड़ी है। यूरी अब कहता है कि वो 3.6 बिलियन पेमेंट लेगा, यानी कि एक दिन के $10 मिलियन। इतने पैसे लेने के बाद वो गेट के ऊपर एक बैरियर लगा देगा जिससे कोई भी मॉन्स्टर बाहर नहीं आ पाएगा और इनका देश बच जाएगा। रीजी कहता है कि एक दिन के 10 मिलियन तो बहुत ज्यादा हैं। तो यूरी बोलता है कि अरे मैं तो बहुत कम मांग रहा हूँ, थॉमस आंद्रे तो इससे भी ज्यादा लेता। अपने देश को बचाने के लिए इतनी कीमत तो देनी पड़ेगी। तुम्हारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। तुम्हें तो मेरे सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाना चाहिए और मेरे जूते चूमने चाहिए। अब रीजी और उसके साथियों को गुस्सा आने लगता है कि ये नशेड़ी क्या बके जा रहा है। तभी यूरी इन्हें अपनी पावर का एक नमूना दिखाता है और इनके शरीर के आसपास एक बैरियर बना देता है और ये लोग पूरी कोशिश करने के बावजूद हिल तक नहीं पा रहे थे, जबकि ये भी एस रैंक्स हैं। यूरी कहता है कि मैं उस गेट को भी ऐसे ही सील कर दूंगा, तो बताओ मैं डील पक्की समझूं? रीजी अब सोचता है कि क्या वो इस घमंडी पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं है, तो वो यूरी को पैसे देने के लिए मान जाता है। अगले दिन हम जिनवू को देखते हैं जो कहीं जा रहा था। उसकी मदर पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, तो जिनवू कहता है कि चिंता की बात नहीं है, वो बस एक मीटिंग में जा रहा है। बाहर जाकर जिनवू उस चाबी को निकालता है जिस
जिसमें टाइम पूरा हो गया था और उसे यूज करने से जिनवू को कार्टनन टेम्पल की लोकेशन पता चल जाती है। ये लोकेशन जिना के स्कूल की थी जहाँ पर एक सी रैंक का गेट खुला हुआ था और कार्टनन टेम्पल इसी के अंदर है। जिनवू को पता चलता है कि ये गेट तो 3 दिन से खुला हुआ है और सिस्टम ने तो कहा था कि चाबी से उसे टेम्पल की लोकेशन पता चलेगी, ये नहीं कि गेट भी उसी टाइम खुलेगा। खैर, जिनवू को पता चलता है कि इस गेट को क्लियर करने कुछ हंटर्स अंदर गए हुए हैं। अब जिनवू कहता है कि उनकी जान खतरे में है क्योंकि अगर वो गलती से डबल डंजन में चले गए तो उनका भी वही हाल होगा जो जिनवू का एपिसोड नंबर 1 में हुआ था। अब जिनवू भी गेट के अंदर चला जाता है। अंदर हम उन हंटर्स को देखते हैं जिन्हें डबल डंजन का दरवाजा मिल गया था पर वो लॉक्ड था। तभी जिनवू यहाँ आ जाता है और इनसे कहता है कि वो एक जाल है, उसके अंदर मत जाना। हंटर पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता? तो जिनवू कहता है कि मैं पहले भी डबल डंजन सरवाइव कर चुका हूँ, तुम लोग वापस चले जाओ, यहाँ से मैं सब संभाल लूंगा। जिनवू अब अपनी चाबी का इस्तेमाल करके इस दरवाजे को खोल देता है, जबकि पिछली बार इन्हें चाबी की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब एक हंटर कहता है कि इस डंजन का एंट्री परमिट हमारे पास है, तो आपके कहने से हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जिनवू बोलता है कि ठीक है फिर, जिसे भी खुजली है जाओ अंदर। वो हंटर अब टेम्पल के अंदर जाने लगता है। सिस्टम कहता है कि कोई बिना चाबी के अंदर आया है, एंट्री अलाउड नहीं है और एक बड़ा स्टैच्यू भागकर उसे मारने आता है, लेकिन जिनवू उसकी जान बचा लेता है और कहता है कि ऐसे और भी ढेर सारे स्टैच्यू हैं अंदर, तो और किसी को खुजली है अंदर जाने की? लेकिन सबकी पुंगी बज गई थी। जिनवू आगे कहता है कि तुम लोग अब तुरंत यहाँ से निकलो और एसोसिएशन वालों को बता देना कि एक डबल डंजन अपीयर हुआ है। जिनवू अब दरवाजे के अंदर जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। ठीक पहले एपिसोड की तरह अंदर मशालें जल जाती हैं और वो सब स्टैच्यूज भी हमें दिखाई देते हैं। यहीं से सब शुरू हुआ था और जिनवू वापस यहीं लौट आया है, लेकिन अब वो अलग है और मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि ये सारे स्टैच्यूज कोई मॉन्स्टर या जिंदा जीव नहीं है, बल्कि बस पपेट्स हैं, क्योंकि इस रूम में से सिर्फ एक में से ही माना निकल रहा है। जिनवू उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है और कहता है कि यानी तुम हो जो सब कुछ कंट्रोल करते हो, मेरे सवालों का जवाब देने का समय आ गया है। और जिनवू उस मूर्ति के सामने खड़ा था जिसने वो रूल्स वाली स्लेट पकड़ी हुई थी। वो स्टैच्यू अब डरावनी सी स्माइल करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, जिनवू अब कार्टनन टेम्पल में आ गया है। क्या उसे सिस्टम का सच पता चल जाएगा और कौन से राज यहाँ पर खुलेंगे? यूरी इस गेट को सील कर पाएगा या नहीं, ये सब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उस एपिसोड को जल्दी लाऊं तो कॉमेंट में फास्ट जरूर लिखें। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।